हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इसके 7वें चैप्टर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था, अर्थात गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक था। वहीं खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी के बीच रहा था और तुगलक वंश का शासन 1320 से 1412 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद सैयद वंश आया जिसका शासन 1414 से 1451 ईस्वी के बीच रहा था। सैयद वंश के बाद लोदी वंश आया था। इन्होंने 1451 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन अर्थात सबसे अधिक शासन तुगलक वंश ने किया था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। अब आगे है प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। तो पहला है दीवाने मुस्तखराज। यह एक राजस्व विभाग था जिसका प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वहीं दूसरा है दीवाने रियासत। यह एक बाजार नियंत्रण विभाग था जिसका प्रारंभ भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तीसरा है दीवाने अमीर कोही। यह एक कृषि विभाग था जिसका प्रारंभ मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चौथा है दीवाने खैरात। यह एक दान विभाग था जिसका प्रारंभ फिरोज तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है दीवाने बंदगान जिसका प्रारंभ फिरोज तुगलक ने ही किया था। अब आगे है विभाग एवं उनकी कार्य विधियाँ निम्न है। पहला है दीवाने अर्ज। इनकी कार्य विधि है सेना विभाग से यह संबंधित था। वहीं दीवाने रिसालत यह एक धार्मिक मुद्दे से संबंधित या विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। वहीं नेक्स्ट है दीवाने इंसा। यह सरकारी पद व्यवहार से संबंधित था। नेक्स्ट है दीवाने वजारत। यह वित्तीय मामलात से संबंधित या राजस्व विभाग से संबंधित था। अब आगे है विजारत। यह एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विराजत की संज्ञा दी गई थी। विराजत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्तया राजस्व विभाग अर्थात दीवाने वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा था। अब आगे है दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपहसलार 10 सिपहसलारों के ऊपर एक अमीर
10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। कौन कौन? खराज, जजिया, खुम्स एवं जकात। खुम्स लूट का धन होता था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गरे हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, एक है जीतल और दूसरा टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। अलाउद्दीन मसूद शाह जिसका शासनकाल 1242 से 46 ईस्वी के बीच था के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यह 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे थे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तसीम का नाम उल्लिखित था जो 1226 से 42 ईस्वी तक खलीफा रहे थे। हदीस एक इस्लामिक कानून है जबकि जवाबीद राज्य सरकार से संबंधित है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि? तो इसका उत्तर है ए अर्थात अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अब अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका उत्तर है तुर्क वर्ग के। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका उत्तर है ए अर्थात इसमें केवल एक सही है, अर्थात दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल कहा जाता था। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना पर एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। एकता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया अर्थात ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। अमीर बख्शी मुगल काल का पद है न कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में
जाती थी। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। एकता व्यवस्था के तहत एकता के धारक अर्थात एकतादार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निज़ाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक एकता व्यवस्था का विवरण मिलता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात दीवाने बंदगान का प्रारंभ फिरोज तुगलक ने किया था। बाकी सभी सही गलत है। दीवाने बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। अफीफ के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुफ्त खराज की व्यवस्था की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग अर्थात दीवाने कोही की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज अर्थात सैनिक विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बलबन ने। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज अर्थात सैन्य मंत्री नियुक्त किया तथा उसे रावत-ए-अर्ज की उपाधि दी। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र सुसज्जित करना व वेतन वितरण आदि था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर डी अर्थात दीवाने रियासत की स्थापना बलबन ने नहीं की थी। विकल्पों में दिए गए प्रशासनिक विभागों को प्रारंभ करने वाले शासक इस प्रकार हैं। पहला है दीवाने मुफ्त खराज, जो कि एक राजस्व विभाग था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। वहीं दूसरा है दीवाने अमीर कोही, यह एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तीसरा दीवाने खैरात, यह एक दान विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। और चौथा है दीवाने रियासत, यह एक बाजार नियंत्रण विभाग था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर है सी कृषि से। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के लिए अधीन लाना था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है सी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। दीवाने अर्ज यह एक सेना विभाग से संबंधित था। वहीं दीवाने रिसालत यह धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों से संबंधित था।
नेक्स्ट है दीवाने इंसा, यह सरकारी पद व्यवहार से संबंधित था। और आगे है दीवाने वजारत, जो कि वित्तीय मामलात से संबंधित था। अब अगला प्रश्न है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, तो इसका उत्तर है रक्षा विभाग से। दीवाने आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अब अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो इसका उत्तर है तुगलक। विराजत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विराजत की संज्ञा दी गई थी। विराजत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने भारत से ली थी। महमूद गजनवी के राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुआ जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्तियार राजस्व विभाग अर्थात दीवाने वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी को देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिज, ख्वाजा महजब तथा निज़ामुल मुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को भी महत्व भी देता था। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो इसका उत्तर है 1, 3 और 4 अर्थात खराज, उश्र और मुक्तई। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने करे हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। अब अगला प्रश्न है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस विभाग के मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। अब अगला प्रश्न है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो इसका उत्तर है चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारी का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। अब अगला प्रश्न है सब्र कर लगाया जाता था, तो इसका उत्तर है सिंचाई पर। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को
दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। 1 खराज, दूसरा जजिया, तीसरा खुम्स एवं चौथा ज़कात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर अर्थात सब्र भी लगाया। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका उत्तर है राज्य कानून से। सल्तनतकालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। अब अगला प्रश्न है, हदीस है एक, तो इसका उत्तर है इस्लामिक कानून। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। अब अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो इसका उत्तर इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है। अब अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कोटों से करें। तो इसका उत्तर है 2 और 4 अर्थात डी नंबर ऑप्शन सही है, अर्थात जीतल और टंका। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश ने। अब अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश। सल्तनत काल में के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के सिक्के थे? तो इसका उत्तर है ए चांदी एवं तांबा। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। यह 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे थे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तसिम का नाम उल्लिखित था जो 1226 से 42 ईस्वी तक खलीफा रहे थे। यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।